हेलो वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं रविंद्र सर आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आरपी एजुकेशन जोन में। जैसा कि हमने कल के वीडियोस में देखे थे शॉर्ट नोट्स ऑफ हिस्ट्री, जिसके अंदर हमने 4 शॉर्ट नोट्स को कवर किए थे। आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में कंटिन्यू, और बाकी कई शॉर्ट नोट्स जो इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से उसको स्टार्ट करेंगे। लेक्चर शुरू करने से पहले आप सभी को एक चीज़ कहना चाहूँगा, बेटा कभी भी किसी भी चीज़ को करने से पहले अपने तरफ से 2 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। एक तो चीज़ पंक्चुअलिटी, यानी कि आप कोई भी चीज़ कर रहे हो तो पंक्चुअली उस चीज़ को करते रहो, कंटिन्यूटी में बनाए रखो। और दूसरा, जब आप कोई चीज़ कर रहे हो तो उसमें अपना इंटरेस्ट लाना ज़रूरी है। बिना इंटरेस्ट के कोई भी चीज़ करोगे तो उसमें ज़्यादा देर तक आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। और ऐसे ही एक फेमस पर्सनालिटी, एक फेमस इंस्पिरेशनल पर्सन्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के लाइन में जिनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, जिनको बहुत से बच्चे अपना आइडल मानते हैं, जिनको बहुत से बच्चे अपना इंस्पिरेशन मानते हैं, सर एपीजे अब्दुल कलाम। उनका कहना है कि विनर वो नहीं जो कभी हारा नहीं करते, विनर वो होते हैं जो कभी बीच में छोड़ते नहीं किसी कार्य को। यानी कि विजेता वो नहीं कि जो कभी हारा नहीं, विजेता तो असली में वो है जिसने कभी किसी चीज़ से हार मानी नहीं। तो आपको भी याद रखना है कि कभी भी कोई भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। हम थोड़ी ना कोई चीज़ फर्स्ट टाइम करते, तो फर्स्ट टाइम भी उस चीज़ को किसी ने किया है तो हमें तो सिर्फ उसी पाथ पे चलना है। तो पाथ पे चलने में कैसा डर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे शॉर्ट नोट्स के साथ। जैसे कि आप हम लोग कल के लेक्चर्स में देख चुके थे ऑलरेडी, डायलेक्टिक्स, एनल स्कूल्स, ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। Now we are going to move to the next one, that is a subaltern historiography. Subaltern का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये जानने की कोशिश करिए। सबल्टन का मतलब होता है वो लोग जो डाउन ट्रोडन सोसाइटी से आते हैं, लोअर लेवल ऑफ सोसाइटी से आते हैं, उनके बारे में कभी किसी ने लिखा ही नहीं। उनको हमेशा से सोसाइटी में एज अ सेकेंड क्लास माना गया, उनको इम्पोर्टेंस नहीं दी गई, उनको इक्वालिटी में नहीं रखा गया। ऐसी कई सारी चीज़ें उनकी लाइफ में हुई जिसकी वजह से उनको बहुत सी प्रॉब्लम लाइफ में फेस आउट करनी पड़ी थी। और उन्हीं प्रॉब्लम्स को लिखने वाले जो पर्सन थे उनको कौन सा हिस्टोरियन कहा जाता है, सबल्टन हिस्टोरियोग्राफर। तो सबल्टन की शुरुआत कब होती है, इन्होंने ये चीज़ें सीखी मार्क्सिस्ट से। जैसे आपको सभी को पता भी रहेगा कि कार्ल मार्क्स का कहना क्या था कि द रिचनेस ऑफ द रिचर, यानी कि अमीरों की अमीरी, इज द रीजन बिहाइंड द पुअरनेस ऑफ द पुअरर। अमीरों की अमीरी ही गरीबों की गरीबी का मेन कारण है। तो वैसा ही सबाल्टन का भी कहना था कि हम जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, द प्रॉब्लम विच वी आर फेसिंग, दैट प्रॉब्लम लाइज इन दी माइंड और इन दी सेट ऑफ दी हायर क्लास। सो दैट वॉज अ मेजर रीजन। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। Now, so the seeds of subaltern historiography are found in the Marxist historiography. सेकेंड वन, द रोल ऑफ द इटालियन हिस्टोरियन, जो फेमस हिस्टोरियन थे जिनका नाम था एंटोनियो ग्राम्सी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द डेवलपिंग द आइडिया दैट द हिस्ट्री शुड बी रिटन फ्रॉम द बॉटम मोस्ट रैंक ऑफ द पीपल इन द सोसाइटी। सिर्फ हायर क्लास के बारे में बता के, सिर्फ राजा महाराजाओं के बारे में बता के आप हिस्ट्री कंप्लीट नहीं कर सकते। हिस्ट्री कंप्लीट तभी होगी जब आप उस चीज़ों को लोअर सेट ऑफ द सोसाइटी से लिखना स्टार्ट करोगे। किसके बारे में लिखना स्टार्ट करोगे, लोअर स्टेट ऑफ द सोसाइटी के बारे में, तभी वो हिस्ट्री कंप्लीट होगी। अदरवाइज वो हिस्ट्री कभी कंप्लीट नहीं हो सकती, हिस्ट्री अधूरी रहेगी। सो ये किसका कहना था, इटालियन हिस्टोरियन एंटोनियो ग्राम्सी का। इनफैक्ट द सबल्टन मीन्स द बॉटम मोस्ट रैंक। सबल्टन का मतलब ही बॉटम मोस्ट रैंक है। कोई भी चीज़ को जब हम लोअर स्टेट ऑफ द सोसाइटी से लिखना चालू करेंगे तो उस हिस्टोरियोग्राफी को हम क्या कहेंगे बेटा, सबल्टन हिस्टोरियोग्राफी कहेंगे। देन कैसे बताया गया, सबल्टन हिस्टोरियोग्राफी में सबसे ज्यादा रोल किसका प्ले किया गया, सबसे ज्यादा यहाँ पे फोकलोर का साथ लिया गया। फोकलोर का मतलब होता है एक ऐसी पोयम, पोइट्री या किसी चीज का सहारा लेना जो ज्यादातर लोगों तक, पब्लिक तक पहुंच सके। तो फोकलोर हैज बीन कंसिडर्ड एज वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ राइटिंग इन दी सबल्टन हिस्टोरियोग्राफी। जैसे कभी कभार कबीर के दोहे, कबीर की लाइनें ऐसे आती ना, वैसे ही सेम तरीकों से इन्होंने भी लिखने की स्टार्ट की, जिसके अंदर पोइट्री के माध्यम से, कोई कहावत के माध्यम से इन चीज़ों को बताने की कोशिश की। उसके अंदर फेमस हिस्टोरियन जो है जिनका रोल सबसे ज़्यादा माना जाता है वो है हमारे रंजीत गुहा सर। रंजीत गुहा एन इटालियन हिस्टोरियन एंड इंडियन हिस्टोरियन, सॉरी, रंजीत गुहा एन इंडियन हिस्टोरियन
played a major role in establishing the subaltern historiography and at an important academic school of the historiography. यानी कि उनका रोल इस हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा है, खास करके कौन सी हिस्टोग्राफी, सबल्टन हिस्टोग्राफी में, एज एन इंपॉर्टेंट ओकेशन एंड एकेडमिक स्कूल ऑफ द हिस्टोरियोग्राफी। यानी कि जब भी सबल्टन हिस्टोरियोग्राफी को याद किया जाएगा, सबल्टन हिस्टोरियोग्राफी के बारे में लिखा जाएगा, तो उसके अंदर दो पर्सनैलिटी के बारे में आपको आंसर्स में लिखना होगा। एक जो एंटोनियो ग्राम्सी थे, जो इटालियन हिस्टोरियन थे, और दूसरे रंजीत गुहा सर, जो कि हमारे इंडियन हिस्टोरियंस हैं। एज अ हिस्ट्री इनका रोल काफ़ी ज़्यादा माना जाता है हिस्ट्री के अंदर। So, have you understood this much? Now we will move to the next question. That is feminist historiography. फेमिनिस्ट का मतलब क्या होता है? नाम में ही मालूम है, फीमेल वर्ड आ चुका है। फीमेल मतलब फीमेल के बारे में लिखना होगा, फीमेल हिस्ट्री लिखनी होगी। यानी कि द हिस्ट्री वॉज राइटिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फीमेल। अब ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि फीमेल्स को अपनी हिस्टोरियोग्राफी लिखनी पड़ी? तो रीजन ये था कि मेल ने उनके रोल को निग्लेक्ट कर दिया था, उनके बारे में लिखना बंद कर दिया था, उनके बारे में सही चीज़ें बतानी बंद कर दी थी। सो यही वो मेजर कारण था कि फीमेल्स को खुद को आगे आना पड़ा अपनी हिस्ट्री लिखने के लिए। और इसके लिए यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट यही बनता है कि ओवर द सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ टाइम mainly the male scholars were involved in the writing of Indian history. Only the male people are there, and as a result the role and the achievements of the woman has been remained neglected. कभी उनके रोल्स को एंकरेज नहीं किया गया, कभी उनको मोटिवेट नहीं किया गया, कभी उनके बारे में इंस्पायर्ड नहीं किया गया किसी लोगों को। रीज़न था क्योंकि मेल कभी भी फीमेल्स के बारे में लिखते नहीं थे उस समय की बात। तो उस समय में महात्मा ज्योतिराव फुले, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हैज़ हाईलाइटेड द फैक्ट एज अ मेजर टास्क फेस्ड बाय द फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफर। उन्होंने कुछ चीज़ें बताई कि ये प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ सकती है जब वो लिखना चालू करेंगे। तो ऐसे करके धीरे धीरे करके फेमिनिस्ट जो है वो आगे आने लगे और उन्होंने अपनी हिस्टोरियोग्राफी लिखने लगे। एंड ऑल्सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टू स्टडी एंड कंपाइल द हिस्ट्री राइटिंग्स ऑफ द वुमन। और उनका ये भी कहना था कि हिस्ट्री सिर्फ मेल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी हुई काम की नहीं है, हमें उस हिस्ट्री में इन्वॉल्व करना होगा फीमेल हिस्ट्री को। अगर फीमेल का पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे, फीमेल ने क्या रोल प्ले किया बताएंगे, तभी हमारी हिस्ट्री क्या हो सकती है, कंप्लीट हो सकती है। कंप्लीट मैन हिस्ट्री इज नॉट अ कंप्लीट हिस्ट्री, इट इज एन इनकम्प्लीट हिस्ट्री बिकॉज द रोल ऑफ वुमन वॉज निग्लेक्टेड बाय दिस मेल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. So it is also necessary to rethink of the woman position in the history. So these are the points for the feminist historiography. Have you understood this much? आपको समझ में अच्छे से आ रहा है कि फेमिनिस्ट में पहले बताना पड़ेगा कि कैसे ये स्टार्ट हुआ, इसके अंदर सबसे बड़ा अचीवमेंट मेन क्या था, कौन से वो पर्सन थे जिन्होंने इनके बारे में बताने की कोशिश की, और फीमेल ने अपनी हिस्ट्री को वापस लिखा और इसके लिए उनकी पोजीशन के बारे में लोगों को क्या चल सका, पता चल सका। तो ऐसे आप पॉइंट ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे आपको 4 to 5 पॉइंट्स बताए, एग्जाम में आपको तो 4 ही पॉइंट लिखना है मैक्सिमम में, 5 पॉइंट लिखने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि 2 मार्क्स के लिए मिनिमम 3 पॉइंट मैक्सिमम 4 पॉइंट्स होते हैं। Okay, so now we will move to the next one, that is the applied history. You already know that the applied history and public history both are the same and the similar kind of thing. So सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या बन जाएगा बेटा यहाँ पे, applied history is also known as public history. So देखो बच्चों कितना इजी तरीके से आप ये चीज़ें कर पा रहे हो, यानी कि पॉइंटर्स में बने हुए चीज़ें हैं, डिफाइन ऑलरेडी कर चुके हैं, और जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम करते जा रहे हैं। इससे होगा क्या कि आपको बाइफिकेट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको नोट्स के लिए बुक लेके बैठने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास ऑलरेडी बुक रहना 100% कंपल्शन नहीं है। आप कहीं पे भी बैठ के, कहीं पे भी हो, आप अपने गेस्ट के घर पे गए हो, कहीं पे रिलेटिव्स के घर पे गए हो, आप कहीं पे गेस्ट बन के गए हो, तो भी आप वहाँ बैठ के क्या कर सकते हैं, इसको रिवाइज कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों के साथ शेयर करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्लासमेट्स के साथ शेयर करें, और इस चीज़ का बेनिफिट उनको भी लेने दें, और जितना हो सके इसको अपने लिए यूजफुल बनाएं, यूटिलाइज करें, ताकि बोर्ड्स में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप अचीव कर पाओ। तो ईजी बेटर वे में, ईजी तरीके से हम इसको स्टडी कर रहे हैं, तो जितना हो सके इसको कंटिन्यूटी में पढ़ते रहे। ओके, और लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो भी साथ साथ में करते रहिए। चलिए अब हम आगे देखते हैं अप्लाइड हिस्ट्री। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, अप्लाइड हिस्ट्री इज ऑल्सो नोन एज पब्लिक हिस्ट्री। फर्स्ट पॉइंट तो हमारा ये हो गया कि अप्लाइड हिस्ट्री को हम पब्लिक हिस्ट्री भी कहते हैं। अप्लाइड मतलब क्या होता है, एप्लीकेशन, इट इज एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ द सोसाइटी। कौन सी फील्ड में अप्लाइड होता है, सो वी विल थिंक इन द नेक्स्ट पॉइंट। अप्लाइड हिस्ट्री इज अ फील्ड ऑफ स्टडी concerned with the application of history for the benefit of the people in the contemporary and future times.
आज के तौर पे भी जो लोग हैं उनके लिए भी और आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए भी ये हिस्ट्री अप्लाई करने में काम आती है। जैसे आपने स्टेटमेंट सुन रखे होंगे कि हिस्ट्री हमेशा दोहराती है, इतिहास दोहराता है, यानी कि द थिंग विच यू हैव ऑलरेडी डन इन द पास्ट दैट विल रिपीट मैनी टाइम्स। जैसे आप कई बार वो गलतियां दोहरा देते हो। ये भी कहा जाता है कि हमें हमारे पास से सीखना चाहिए, तो ये भी सच है। तो इस तरीके से इस पॉइंट में क्या बोला गया कि अप्लाइड हिस्ट्री वो फील्ड है जो कंसर्न करता है एप्लीकेशंस पे। कौन से एप्लीकेशन पे? लोगों की लाइफ पे। कौन सी लाइफ पे? कंटेम्प्ररी यानी कि प्रेजेंट टाइम्स एंड फ्यूचर टाइम्स पे भी असर करता है। नेक्स्ट वन है नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज यूजफुल एज इट कैन प्रोवाइड द गाइडेंस इन फाइंडिंग आउट द सॉल्यूशन टू द कंटेम्प्ररी सोशल इश्यूज एंड इनकॉर्पोरेट देम इन द सोशल प्लानिंग। आप कभी कभार ऐसी प्रॉब्लम्स में फंस जाते हो जिस प्रॉब्लम्स का आपको सोल्यूशन नहीं मिल पाता, फिर आपका दोस्त या आपके रिलेटिव्स या आपके फैमिली मेंबर्स आपको सजेस्ट करते हैं। टेंशन क्या लेता है? ऐसा मेरे साथ भी हुआ था, इस प्रॉब्लम में मैंने ऐसा सोल्यूशन निकाला था, तो तू भी ये करके देख, तेरा भी काम बन जाएगा। आपने देखा रहेगा अभी आपके ऊपर बोर्ड का प्रेशर है, आपको हर कोई लोग आके आपको गाइडेंस देते हैं, ऐसा करो तो ऐसा होगा, ऐसा करो तो ऐसा होगा, यानी कि दे आर शेयरिंग देयर एक्सपीरियंस। what they are doing, they are sharing their application, you have to apply the same if you want। मल्टीपल चॉइसेस है, ज़्यादा करके आपको लोग गाइडेंस देंगे, आपके लिए जो बेस्ट सूटेड होता है वो आप अपनी लाइफ पे अप्लाई करते हैं। तो इसीलिए बोला गया कि हिस्ट्री यूजफुल है क्योंकि ये गाइडेंस प्रोवाइड करता है, सोल्यूशन प्रोवाइड करता है आज की हमारी प्रॉब्लम्स को और कॉर्पोरेट करता है आगे की सोशल प्लानिंग के लिए। और इन सब चीज़ों में एक चीज़ की नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हिस्ट्री की। सो नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज़ वेरी एसेंशियल फॉर दिस पर्पस and they can volunteer to participate in the conservation and the preservation process of their own city, town और villages। ऐसी कुछ पुरानी चीज़ें, पुराने हेरिटेज साइट्स, पुराने कल्चरल साइट्स, इन सभी को प्रिजर्व करने में और कंजर्व करने में भी हमें अप्लाइड हिस्ट्री की नॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिना इस नॉलेज के हम कभी भी इस चीज़ को अचीव नहीं कर पाते हैं। तो हमें हमेशा अप्लाइड हिस्ट्री को उसी के साथ इनकॉर्पोरेट करके रहना है, यानी कि साथ लेकर चलना है, ताकि हम इसको और अच्छे से चीज़ों को क्या कर सके, कंजर्व कर सके और प्रिजर्व कर सके। ओके, सो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 8। आर्ट। आर्ट क्या होता है? आर्ट मतलब होता है कला। जैसे आप लोग मालूम है, कुछ बच्चे बोलेंगे सर आर्ट्स तो एक फील्ड होती है जो हमें 10th के बाद लेनी होती है। ठीक है, आपका भी कहना सही है, लेकिन आर्ट्स का रियल मतलब क्या है? आर्ट्स का मतलब होता है कला। कला कुछ भी हो सकती है। आप में से कुछ लोग डांसर्स होंगे अच्छे, कुछ लोग सिंगिंग अच्छी करते होंगे, कुछ लोग ड्राइंग अच्छी करते होंगे, कुछ लोग मिमिक्री भी अच्छी करते होंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो जैसे मेरी मिमिक्री भी कर लेंगे कभी कभार। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अपने क्लास टीचर्स की मिमिक्री कर लेंगे कभी कभार। कुछ लोग अपने प्रिंसिपल की मिमिक्री कर लेते हैं। टीचर्स डे के दिन पता चलता है कौन सा बच्चा कितना ज़्यादा स्मार्ट है किन चीज़ों में। फेयरवेल्स, एनुअल्स, इन सब जगह पे बच्चे अलग अलग चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं। गेम्स, चैंपियनशिप, अलग अलग जगह पे अपनी कलाकारी दिखाते हैं। इसी चीज़ को हम आर्ट कहते हैं। तो सबसे पहले क्या बोला गया कि आर्ट एक नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट है। ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो इंसान करता है, कुछ भी करे वो आर्ट है। आप घर पे बैठे बैठे, जैसे कि एग्जांपल ठंडी का टाइम, आप नहाते हो, नहाते नहाते आप कुछ गाना गाते हो, है ना। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। अब ऐसे अगर कोई गाना गा रहा है तो उस चीज़ को भी हम क्या कहेंगे? आर्ट कहेंगे। या फिर जैसे कि एग्जांपल किसी को ज़्यादा ठंडी लगती तो रम 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 ऐसा करके वो गाना गा देता है। या फिर जैसे एग्जांपल ठंडी लगती तो अलग अलग तरीके की आपको आवाज़ आती है आपके मुंह से, तो दैट इज ऑल्सो एन आर्ट। कुछ लोग बैठे बैठे, जैसे कि एग्जांपल है फिंगर से, जैसे वो नोबिता बनाता है ना, जैसे एग्जांपल थ्रेड आर्ट बना बना के अलग अलग चीज़ें वो ड्रॉ करता है। कुछ लोग हाथ से वेव करते हैं, कुछ लोग हाथ से ड्राइंग करते हैं, जैसे कि एग्जांपल अलग स्केच बना लेते बैठ के। तो स्केच करना हो, ड्रॉ करना हो, गाना हो, डांस हो, ये सब एक आर्ट है। लेकिन ये करता कौन है? ह्यूमन बीइंग ही करता है। ह्यूमन बीइंग का क्या है? ये एक्टिविटी है। तो देखो फर्स्ट लाइन में क्या लिखा गया है, इट इज़ ए नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट टू वांट टू शेयर हिज एक्सपीरियंस, विजडम एंड इट्स इमोशंस। यानी वो अपने इमोशंस, विजडम्स और एक्सपीरियंस को शेयर करता है। इसी चीज़ को तो हम आर्ट्स कहते हैं। आर्ट एक ब्यूटीफुल क्रिएशन है, कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। आपको गुस्सा आ रहा है, आप गुस्सा कैसे दिखा सकते हो? गाने से। आपको अपसेट हो, आप अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी हो, तो आप अरिजीत सिंह बन जाओगे वहीं पे, है ना। और अगर आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो तो आप काफ़ी ज़्यादा हैप्पी सॉन्ग्स गाओगे।
अगर जैसे एग्जांपल आपको अगर कोई लव हो चुका है, आप किसी के प्यार में पागल हो चुके हो, तो उस जगह पे आप क्या करोगे, आप फेमस फेमस लव के ऊपर गाने जो गाए गए हैं उन सॉन्ग्स को रिपीट करोगे। अगर आपके फ्रेंड्स ने आपको जैसे एग्जांपल छोड़ के कहीं दूर चला गया हो, या किसी पर्सन की आपके लाइफ में से साथ छूट चुका हो और वो भगवान के घर चला गया हो, तो वहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा सैड सॉन्ग सुनते हो। तो यानी कि इट इज़ कम्प्लीटली अ इमोशंस, इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन इमोशन। तो सेकंड पॉइंट देखो क्या है, व्हेन द इंसिक्ट रिजल्ट इनटू अ ब्यूटीफुल क्रिएशन, जब इंसान की कोई भी एक्टिविटी एक अच्छी सी क्रिएशन में कन्वर्ट हो जाता है, उसी चीज को तो हम आर्ट कहते हैं। द आर्टिस्ट पावर ऑफ इमेजिनेशन, सेंसिबिलिटी, स्टेट ऑफ मोशन, स्किल्स आर वेरी क्रूशियल फैक्टर्स टू रूट द आर्टिस्टिक क्रिएशन। ये सब चीज़ें ज़रूरी है, उसकी स्किल, कला। आप देखते हो कई एक्टर ऐसे होते हैं जो बेशुमार एक्टिंग करते हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुके हैं। अमिताभ बच्चन, एक सिर्फ लंबी हाइट ही नहीं है उनके अंदर, लेकिन उनकी कलाकारी की वजह से वो फेमस है। राजेश खन्ना, जिन्हें हम काका कहते हैं, आज तक बंदे कभी उनको भूल नहीं पाए। एक ज़माना था जब वो, जैसे आज मैं ब्लैक टी शर्ट यहाँ पे पहन के बैठा हूँ, मेरे जैसे एग्जांपल चैनल का जो थीम भी है वो ब्लैक कलर में अगर मैंने टी शर्ट बनवा रखी है, तो एक समय ऐसा था जब राजेश खन्ना ब्लैक शर्ट में अगर बाहर निकल जाते थे तो लड़कियाँ उनके लिए इतनी पागल थी कि कई लड़कियाँ छत के ऊपर से गिर के उनकी डेथ हो चुकी थी। ऐसा भी दौर था उनका। तो यानी कि उनकी एक्टिंग में वो पावर थी। जैसे आज के टाइम पर अगर सलमान खान कहीं बाहर निकल जाए, शाहरुख खान कहीं हो जाए, तो क्राउड का जमा होना कन्फर्म्ड है। रीज़न उसका क्या है, उनकी कलाकारी की वजह से लोग उनके दीवाने हो चुके हैं। तो यानी कि एक आर्टिस्ट की पावर उसकी इमेजिनेशन में है, उसकी सेंसिबिलिटी में है, उसके स्टेट ऑफ इमोशन में है, एंड उसके यही सब चीज़ें उसको एक अच्छा आर्टिस्ट बनाती है। आर्ट दो तरीके के होते हैं, एक जो हम देख सकते हैं और एक जो हम खुद करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो द विजुअल आर्ट एंड परफॉर्मिंग आर्ट आर द टू कैटेगरी। अब विजुअल को बोलते हैं दृक कला, आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। विजुअल को हम क्या कहते हैं संस्कृत भाषा में, दृक कला, और परफॉर्मिंग को हम क्या कहते हैं यहाँ पे, अंगिक कला और ललित कला। नेक्स्ट वन है आर्ट फोक भी हो सकता है, आर्ट क्लासिकल भी हो सकता है। फोक मतलब क्या, अपने हिसाब से थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं। नो रेस्ट्रिक्शंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, इसमें कोई भी आपको रेस्ट्रिक्शंस नहीं दिए रहते हैं। लेकिन क्लासिकल मतलब क्या, 100% रूल्स एंड रेगुलेशन। जैसे क्लासिकल में सॉन्ग आता है भरतनाट्यम, जिसके अंदर आपको 100% सेम स्टेप्स होते हैं, कोई चेंजेस नहीं कर सकते। और फोक सॉन्ग्स में अगर देखो, गरबा, घूमर, लावनी, ऐसे कई सॉन्ग्स हो सकते हैं जो फोक में आ सकते हैं। ये फोक डांस की कैटेगरीज है। अगर मैं कहूँ गायत्री मंत्र, तो गायत्री मंत्र क्लासिकल आर्ट है। क्यों? क्योंकि उस मंत्र में कोई चेंजेस नहीं कर सकते। लेकिन बाकी के जितने भी सॉन्ग्स है ये आपके फोक हैं। जैसे आप कोई घूमर गाना ही गा लो, आप अगर गरबा के सॉन्ग्स ही गा लो, तो जो पर्सन जैसा आता है वो अपने हिसाब से बीट ले लेके उसमें गाना गाते हैं। तो वैसी चीज़ें हैं, यानी कि फोक में आपका रिमिक्स का चांसेस है और क्लासिकल में ओरिजिनल गाना पड़ेगा, उसमें कोई चेंजेस कर सकते नहीं है। सो आज के इस लेक्चर में अगेन वी हैव डन द 4 शॉर्ट नोट्स। सो यहाँ पे मैं इस वीडियो को स्टॉप करूँगा। आगे आने वाले वीडियोस में और अब नेक्स्ट वीडियोस में थोड़ी सी स्ट्रेंथ जो होगी वो क्वेश्चंस की मैं बढ़ा दूंगा, क्योंकि वो वार्म अप 1-2 लेक्चर्स का हो तो बेटर है, क्योंकि हमें सिलेबस बहुत जल्दी भी कवर करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक को, क्योंकि बोर्ड्स में ज़्यादा टाइम बाकी भी नहीं है। सो आप भी अपनी स्पीड को इसके साथ साथ बढ़ाते रहिए। चाहिए तो आप कॉम्प्लेन घर पे ला के रखिए, चाहिए तो बॉर्नवीटा ला के रखिए, जिससे आपकी शक्ति बढ़ती है वो चीज़ आप अपने घर पे ला के रखिए। लेकिन हमें पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा मेहनत के साथ और बहुत ही सोच समझ के करनी है। सो तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।